यस, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, अभी हम लोग इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब पे वोकैब का सीरीज़ कर रहे हैं और वो वाला वोकैब का सीरीज़ जो CHSL में पूछा गया है। ओके, इस बार CHSL के एग्जाम्स में पूछा गया है एंड मैंने आपको सिनोनिम्स करवा दिया, इडियम्स करवा दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, एरर्स करवा दिया, इम्प्रूवमेंट करवा दिया। ठीक है, और नाउ लेट अस मूव टू फिल अप द ब्लैंक्स। व्हाट आई फाउंड कि जो CHSL के जो एग्जाम्स अभी हुए हैं तो मुझे सिनोनिम्स उसका बहुत ईजी लगा, एंटोनिम्स वाज ऑल्सो ईजी, क्लोस्टर्स भी इजी लगा, एरर भी बहुत इजी लगा। बट व्हाट आई फाउंड कि जो फिल अप द ब्लैंक्स है उसका लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, बाकी इन कंपेरिजन टू द अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस फिल अप द ब्लैंक्स दैट दे हैड आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज द एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ऑल दैट, सारे ऑल दीज थिंग्स वर वेरी इजी। बट मुझे फिल अप द ब्लैंक्स बहुत अच्छा लगा। तो व्हाट आई थॉट कि चलो फिल अप, पहले मैंने सोचा फिल अप द ब्लैंक्स नहीं करवाती हूँ, वो तो सब लोग कर लोगे, बट मुझे अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग लगा अप टू द मतलब CHSL के लेवल के अकॉर्डिंग। सो आई थॉट कि चलो इसको भी करवा दिया जाए, कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक्स में कमी नहीं रखना, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ लाइक्स। और जो भी सजेशंस है, ओके, एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस जो आप देना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर मैं नहीं भी देख पाती है तो मेरा टेक्निकल टीम देख लेता और मुझ तक वो मैसेज कन्वे हो जाता है। तो यू आर वेलकम, योर सजेशंस आर अप्रिशिएटेड। जो भी आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। आई शुड हैव स्टॉप देम देन एंड देयर बट इट, उन्होंने बोला आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, मुझे ठीक उसी क्षण उन लोगों को रोक देना चाहिए था। किसी व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है कि मुझे उन लोगों को ठीक उसी क्षण, उसी समय और उसी प्लेस पे रोक देना चाहिए था। बट इट नेवर डैश टू मी दैट आई शुड, बट मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था, बट ये मेरे दिमाग में आया नहीं। अब सेंटेंस देखना, बट इट नेवर रिमाइंडेड टू मी, इट नेवर रिमाइंडेड, रिमाइंडेड के साथ टू नहीं लगता है। जब भी फिल अप द ब्लैंक्स के साथ, व्हेनेवर फिल अप द ब्लैंक्स के साथ आपको कोई प्रेपोजिशन दिख गया ना, okay, whenever you have a preposition, तो this preposition will help you to a great extent in eliminating the options, option छाटने में help करेगा। but it never even suggested to me, suggested तो नहीं होगा क्योंकि ये it किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और नॉन लिविंग थिंग किसी आपको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सजेस्टेड के साथ हम वैसे टू लगाते हैं, सजेस्टेड के साथ भी टू लगता है, अकर्ड के साथ भी टू लगता है और हैपेंड के साथ भी टू लगता है, बट रिमाइंडेड के साथ टू नहीं लगता है। ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया है, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। रिमाइंड करना मतलब किसी चीज़ की याद दिलवाना, और ऑफ लगता है तो ये तो वैसे ही हटा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सजेस्टेड भी हो सकता है, बट इट आपको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करेगा, सजेस्ट कोई व्यक्ति आपको करते हैं, ही सजेस्टेड टू मी हो सकता था, तो ये भी हट गया। हाँ, अब देखो, आप हो सकता है ना कि पता नहीं आप एग्जाम में आपने क्या किया, आई डोंट नो, लेकिन हैपन का मतलब क्या होता है? एक मिनट, ठीक है, हैपन का मतलब होता है किसी घटना का होना। ठीक है, एन एक्शन टेकिंग प्लेस, किसी चीज का होना। और अकर का भी मतलब होता है किसी चीज का होना, जैसे एन अर्थक्वेक अकर करता है, ठीक है, वल्केनोज अकर करता है। और हैपन का मतलब ये कोई चीज़ आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भी इंसिडेंट हुआ, हैपन, दोनों का मतलब होता है सेम, एक्शन टेकिंग प्लेस, कोई भी चीज़ का होना। हैपन का मतलब भी होता है किसी चीज़ का होना, और अकर का मतलब भी होता है किसी चीज़ का होना, मतलब, लेकिन यहाँ पे है ना, दोनों में से यही कोई होगा। इट नेवर डैश टू मी, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हैपन का एक ही मतलब होता है किसी चीज का होना, बट अकर का दो मतलब होता है। एक अकर का मतलब होता है टू कम इनटू माइंड, कोई भी चीज का दिमाग में आना, दिमाग में आना, टू कम इनटू माइंड, कोई भी चीज का दिमाग में आना। जैसे आप बोलते हो ना, बोलते समय यार ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं ऐसा भी कर सकती थी, तो इट नेवर अकर्ड टू मी, इट नेवर अकर्ड टू मी का मतलब है ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो ये वही सेंस में बोल रहे हैं कि मैं उन्हें रोक सकता था, बट ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे उन्हें रोक देना चाहिए, मैं उनको रोक सकता था, तो आंसर इज अकर्ड। बट हैपन का मतलब हमेशा घटना के सेंस में, एनी इंसिडेंट हैपनिंग, एनी एक्टिविटी, एनी एक्शन। बट अकर्ड हैज टू मीनिंग्स, तो यहाँ अकर का मतलब कम इनटू माइंड के सेंस में, इट नेवर केम इनटू माय माइंड। ओके, तो आंसर इज अकर्ड। नेक्स्ट,
शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। शेखर गुप्ता हमारे इंडिया के बहुत डैश जर्नलिस्ट में से एक है। whenever you have fill up the blanks ना, तो first try to find out the part of speech of the following words। eminent का मतलब होता है famous, ठीक है, फेमस। और एक्सपोनेंट करना मतलब कोई चीज़ का कोई सी आइडिया को सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया को सपोर्ट करना, किसी आइडिया या किसी बिलीफ को सपोर्ट करना। इमिनेंट, डेथ इज इमिनेंट, जो होकर रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता है। इमिनेंट का मतलब है लाइकली टू हैपन, जो चीज़ फ्यूचर में, मतलब जो चीज़ जल्दी होगा, समथिंग विच इज़ वेरी इम्पेंडिंग। अप्रोचिंग मतलब कोई चीज़ जल्दी होके रहेगा, जिसको आप टाल नहीं सकते, और लाइकलीहुड होके रहेगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त। अब आप अपना ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखो। ये जर्नलिस्ट क्या है? ये जर्नलिस्ट नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। सो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इस वर्ड में हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। एमिनेंट एडजेक्टिव है, बट एक्सपोनेंट हम किसको बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी आइडिया को सपोर्ट करता है। तो एक्सपोनेंट इज अ नाउन, ओके, और एमिनेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, और पर्टिनेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, इमिनेंट होगा नहीं। ये बोल रहे शेखर गुप्ता हमारे बहुत सारे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट में से एक है, तो आंसर इज एमिनेंट। आपको मैंने कंफ्यूज वर्ड में करवाया भी, आपको मैंने कंफ्यूज वर्ड में ये वर्ड करवाए, एमिनेंट मतलब लाइकली टू हैपन, इमिनेंट भी करवाया है, और एक वर्ड करवाया था, वीडियोस देखना जो नए स्टूडेंट्स है, एमानेंट, ठीक है, एमानेंट भी आपको एक वर्ड करवाया है। एमानेंट मतलब इंटरनल, अंदरूनी, आंतरिक। नेक्स्ट, कोर्ट्स हेल्प इन द रेजोल्यूशन ऑफ डैश इश्यूज। कोर्ट्स आपको हेल्प करता है, रेजोल्यूशन का मतलब है इन द सॉल्विंग, कौन से इश्यूज सॉल्व करने में कोर्ट आपको हेल्प करता है। ऑप्शंस देखिए, ये इस बार का मैंने देखा कि मैक्सिमम मुझे फिल अप द ब्लैंक्स जो दिखाना, दैट वाज वोकैब बेस्ड। सो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस टाइप्स ऑफ फिल अप द ब्लैंक्स, तो यू हैव टू एनहांस योर वोकैब। और हम लोगों ने काफ़ी सारा वोकैब किया है, इट्स नॉट दैट कि सारे वर्ड्स आपने कर लिए। कंटेम्पचुअस का मतलब मैंने आपको बताया है, ओके, यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, बट यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड while eliminating the options, okay, and select the most appropriate one. Conscientious भी बताया, conscience का मतलब है अंतरात्मा। conscientious लोग जो होते हैं बहुत सिद्धांतवादी, ethical लोग होते हैं, they are very scrupulous। सिद्धांतवादी जो कभी गलत काम नहीं करते हैं, these people are very honest। Puritan होते हैं, these people are very prudish होते हैं, priggish होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, कभी गलत काम नहीं करते। और कंटेंशियस का मतलब, कंटेंशन वर्ड सुना है, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, और कंटेंशियस मतलब विवादित, डिस्प्यूटेबल। तो कोर्ट आपका क्या है? और प्रिजम्पशियस का मतलब होता है प्राउड, घमंडी, ठीक है, यहाँ पे प्रिजम्पशियस लोग घमंडी। तो कोर्ट आपको घमंडी इश्यूज सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प करता है, जो विवादित है। कुछ भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो तभी जाके आप कोर्ट में जाते हो सॉल्व करने के लिए। During the tsunami, my family took dash in a guest house on the hill. सुनामी के दौरान मेरे फैमिली ने डैश लिया गेस्ट हाउस में, पहाड़ पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे क्या लिया? रिट्रीट का मतलब होता है बैक, वापस हो जाना, बैक, मूव बैक। कभी कभी एनिमीज रिट्रीट हो जाते हैं, दुश्मन पीछे वापस चले जाते हैं, मूव बैक, पीछे हट जाना। रिफ्यूज का मतलब होता है आश्रय, जिसको हम शेल्टर बोलते हैं, आश्रय लेना, शेल्टर लेना, ठीक है, आश्रय लेना। हार्बर तो जानते हो, हार्बर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना भी। हार्बर वैसे नाउन भी होता है, हार्बर वर्ब भी होता है, किनारा, शिप्स वगैरह को हार्बर पर लगाया जाता है, प्रोटेक्शन। अब आपके दिमाग में क्या जा रहा होगा, एग्जाम्स में हो सकता है कि सुनामी के समय मेरे फैमिली ने गेस्ट हाउस में पनाह लिया, प्रोटेक्शन लिया, तो ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा प्रोटेक्शन, बहुत सारे बच्चे प्रोटेक्शन करके आए होंगे, बट आंसर इज रिफ्यूज। किस वर्ड की वजह से आपको रिफ्यूज पता चला? गेस्ट हाउस। देखो, रिफ्यूजीज होते हैं ना, शरणार्थी, रिफ्यूजीज, शरणार्थी को हम लोग कहीं किसी जगह पे शरण देते हैं। प्रोटेक्शन तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, प्रोटेक्शन आप कोविड से भी ले सकते हो,
किसी दुश्मन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को मलेरिया किसी डिजीज से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट किसी जगह पे आप अपने आश्रय ले रहे हो ना, किसी जगह पे जाकर प्रोटेक्शन ले रहे हो, आश्रय ले रहे हो, तो हम उसको रिफ्यूज बोलते हैं। तो सुनामी के समय इस घर में आश्रय लिया जो पहाड़ पे घर था, तो रिफ्यूज होगा। रिफ्यूजीज वर्ड इसी से बना है, शरणार्थी, शरण लेना किसी जगह पे जाके। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में क्लाइम करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या करता है, ये आपको चेंज कर देता है। हैविंग क्लाइम्ड का मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है। हैविंग क्लाइम्ड ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ओके। हैविंग क्लाइम्ड परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। और फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि कोई काम बार बार होता है, ये तो नहीं होगा। रेगुलरली में भी बार बार, रेयरली का मतलब भी ना के बराबर। तो आंसर इज कंप्लीटली, जो हो सकता है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू कंप्लीटली, वो एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से बदल दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाना है एग्जाम में। कोट्स आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब वर्ड्स ना। मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल अप द ब्लैंक्स नहीं करवाऊंगी, बच्चे तो कर ही लेते हैं। बट व्हेन आई सॉ द फिल अप द ब्लैंक्स तो मैंने बोला नहीं, ये तो अच्छा है, इसको तो करवाना बनता है। तो कोर्ट्स आर मास्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे, ये दे किसके लिए लगा है, कोर्ट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट लगा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आंसर पे जाओगे। जो कोर्ट्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डैश है, ठीक है। एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान रहे, मेंटेन रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के आगे, हमारे संविधान के आगे कोर्ट मास्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट से ज़्यादा ऊपर पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तानाशाह नहीं है, सेंटिनल्स है। सेंटिनल्स का मतलब होता है गार्डिंग फोर्स, गार्जियन, प्रोटेक्टर्स। ये जो कोर्ट है ना, यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ों को कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। और ये ध्यान रखता है कि कोर्ट के सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी नियम कानून बने हैं ना, मतलब जो भी डिसीजन, जो भी आर्टिकल्स वगैरह, नियम कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, तो कोर्ट्स आर द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के गार्जियन है और ध्यान रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्मानित ना हो, उसका रिस्पेक्ट बरकरार रहे। तो सेंटिनल्स, मैंने आपको सेंटिनल्स बताया भी है, ओके। बड़े बड़े वॉल्स होते हैं, गार्डिंग वॉल्स, बड़े सेंटिनल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े वॉल्स, ढाल, दीवार बनाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। आंसर इज दिस। अकॉर्डिंग टू सोराब जी, लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्ग्यूड इन कोर्ट कैन बी डैश। इनके अनुसार कोर्ट में जो केसेस सुनना ना, ये डैश हो सकता है, बट देर आर लाइटर मोमेंट्स टू। ये वर्ड डिसाइड करेगा कि आंसर क्या हो, ओके। दिस वर्ड विल डिसाइड कि अल्टीमेटली आंसर क्या होने वाला। बट वाला सेंटेंस क्या जाता है, बट वाला सेंटेंस गोज कॉन्ट्राडिक्टरी, तो बाद वाले का तो आंसर दिया है। लाइटर मोमेंट्स मतलब बहुत लाइवली। लाइटर मोमेंट्स का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत सीरियस नहीं है, वेरी हैप्पी मोमेंट्स, वेरी लाइवली। तो ये लाइवली जब है तो ये तो आंसर नहीं होगा। वेरी फन वाले मोमेंट्स, बहुत एंटरटेनिंग मोमेंट्स, तो आंसर इज टीडियस। टीडियस का मतलब होता है ना वेरी बोरिंग, थका देने वाला। तो ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स कोर्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, एकदम बोरिंग हो जाते हैं, थका देने वाले। बट कभी कभी लाइटर मोमेंट्स भी आ जाते हैं, हंसी मजाक, फन मोमेंट्स भी आ जाते हैं। पीपल हैव ओवरकम पॉवर्टी, लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ओवरकम। लोगों ने गरीबी को ओवरकम कर लिया है। ड्रग एडिक्शन से भी बहुत लोग बाहर निकल चुके हैं। अब्यूज, डिवोर्स, मेंटल इलनेस, ये सब पे लोगों ने काबू पा लिया और उससे उभर कर बाहर निकल चुके हैं। एंड वर्चुअली एवरी डैश नोन टू मैन, एंड वर्चुअली हर वो डैश जो मैन जानता है, लोगों ने उसको ओवरकम कर लिया है। तो हर वो क्या, अब ध्यान दो, एंड वर्चुअली एवरी डैश को जो मैन जानता है उसको ओवरकम कर लिया है। गरीबी और ड्रग एडिक्शन और डिवोर्स के अलावा और आपके लाइफ में जो भी डैश है। डिफाइंस का मतलब तो प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। डिस्प्यूट का मतलब तो लड़ाई झगड़ा विवाद, ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। एवरी चैलेंज जो आपके रास्ते में आए हैं, इन सब के अलावा ये पॉवर्टी, अब्यूज, डिवोर्स क्या है आपके रास्ते में के प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टैकल्स है, डेटरेंट्स है, तो इसको सबने ओवरकम कर लिया। तो एवरी चैलेंज, एवरी है तो मैंने चैलेंज लगाया।
of all the emotions that dashed through me as I stood on the summit of Everest, the dominant one I think was humility. अब कुछ बच्चे ह्यूमिलिटी देख के, जो कि मैंने कई बार बताया भी है, कुछ बच्चे ह्यूमिलिटी देख के ना इसको शर्मिंदगी समझ लेंगे. ये ह्यूमिलिटी का मतलब होता है, ये वर्ड किससे बना है? हम्बल से. हम्बल का मतलब है विनम्रता. तो इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा होके तो मुझे एक विनम्रता वाली फीलिंग आने लगी. जितने भी इमोशंस मेरे अंदर चल रहे थे, जितने भी मेरे अंदर इमोशंस डोमिनेट थे और चल रहे थे थ्रू मी, एज जब मैं एवरेस्ट के ऊपर था, तो उसमें सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे उजागर इमोशन जो मुझे फील हो रहा था वो क्या था? हीव्ड नहीं होगा. हीव्ड का मतलब होता है ना ब्रीद करना. जैसे आप बोलते हो ना राहत का सांस लेना, आई ब्रीद द साई ऑफ रिलीफ, राहत का सांस लेना. पिच भी नहीं होगा. पिच का मतलब दो मतलब होता है. एक पिच का मतलब है टेंट वगैरह को पिच करते हो, गाड़ते हो, और एक पिच का मतलब होता है थ्रो आउट, फेंक देना. ये भी नहीं होगा. इमोशंस पिच्ड नहीं होते. हीव हम करते हैं ना, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जैसे राहत की सांस ले रहे हो. स्लैम का मतलब होता है डोर को स्लैम करते हो, शट करते हो, शट अप नहीं, शट करते हो. और एक स्लैम का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, निंदा करना. सो द आंसर इज सर्ज्ड. मेरे अंदर जितने भी, स्पष्ट रूप से सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो सारे इमोशंस जितने भी उसके अंदर इंक्रीज हो, मतलब थे, सर्च कर रहे थे, बढ़ रहे, उसमें से सबसे ह्यूमिलिटी वाला. We had our time of peace. We had a time of peace and goodwill. A time I will dash as long as I live. तो हमने बहुत पीसफुल और गुडविल वाला टाइम एक्सपीरियंस किया, और इस टाइम को मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक क्या करूँगा? चेरिश करूँगा. आई विल इंजॉय. ओके, आई विल इंजॉय, आई विल रिमेंबर दिस टाइम. रिमेंबर किसी चीज़ को ना बहुत अच्छी वाली यादें, प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ द पास्ट के लिए आप यूज़ करते हो चेरिश. आई चेरिश द मोमेंट स्पेंड विथ यू. जैसे आपने किसी के साथ कोई मोमेंट्स बिताए हैं तो आपको लगेगा यू इंजॉय, यू सेलिब्रेट, यू इंजॉय. तो एस्टीम का मतलब तो रिस्पेक्ट होना. तो ये बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम को हमेशा याद रखूंगा जो जब तक मैं जिंदा रहूंगा. आई विल ऑलवेज इंजॉय द मोमेंट. It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, it will dash you against the coronavirus. ये दावा किया गया है कि आप अगर सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये कोरोना से आपको डैश बनाएगा. तो सेंटेंस देखना, शेल्टर तो नहीं होगा, इट विल शेल्टर यू. शेल्टर देखो इससे डिसाइड होगा, विल से डिसाइड होगा. ये विल मॉडल वर्ब है, ये विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ऑक्सिलरी के तुरंत बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए. तो अभी मैंने बोला था ना, शेल्टर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, आश्रय देके, ठीक है, किसी जगह पे शेल्टर दी जाती है, तो ये तो नहीं हो, इट विल शेल्टर यू. रीइंफोर्स करना मतलब जबरदस्ती, फोर्सफुल, किसी चीज़ को मतलब फोर्सफुल नहीं. रीइंफोर्स का मतलब होता है लागू करना, लॉज वगैरह को रीइंफोर्स किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट. और फोर्टिफाई का मतलब तो कई बार बताया है, स्ट्रेंथन करना. अब हो सकता है कि एग्जाम में कुछ बच्चे ना इम्यून करके आए होंगे, क्योंकि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो ना तो आप इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप रेजिस्टेंट हो जाओगे, आपको वायरस मतलब कोविड नहीं होगा. तो कुछ बच्चे इम्यून करके आए होंगे, बट इम्यून आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो इम्यून है ये एडजेक्टिव होता है, इसी का नाउन बनता है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इसका नाउन बनता है, इम्यून एडजेक्टिव है, और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, मेन वर्ब चाहिए. तो आंसर इज ये. रीइंफोर्स करना, लॉज वगैरह को रीइंफोर्स मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना फोर्सफुली. फोर्सफुली एक तो एनफोर्स भी होता है, लॉज वगैरह को आप एनफोर्स भी करते हो, एनफोर्स भी करते हो, इम्प्लीमेंट करना. लेकिन रीइंफोर्स का मतलब है कोई भी चीज़ को लागू करना, मतलब बहुत फोर्सफुली. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डाल के, मजबूर करके एम्फिक करना. तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो ना तो इट विल स्ट्रेंथन यू, ये आपको स्ट्रेंथन करेगा, इम्यून नहीं करेगा. द माइग्रेंट क्राइसिस लेड सेवरल स्टेट्स. ये जो माइग्रेंट क्राइसिस, कोविड के वजह से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होने लगे, पलायन करने लगे, और ये संकट को दूर करने के लिए, ये संकट की वजह से ना बहुत सारे स्टेट्स ने अपने एग्जिस्टिंग मतलब जो लॉज पहले से थे उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया. इंट्रोड्यूस करना तो कोई भी चीज़ पहली बार, बट एग्जिस्टिंग मतलब वहाँ तो लॉज पहले से थे, पहले से जो लॉज थे. इनिशिएट का मतलब भी स्टार्ट,
अबैंडन नहीं है, आप अपने लेबर लॉ को त्यागोगे थोड़ी, आपने अमेंड किया। अमेंड का मतलब है उसमें संशोधन किया, उसमें अमेंडमेंट्स किया, चेंजेस किया, चेंज किया। अमेंड का मतलब है पूरी तरह से चेंज नहीं करना, संशोधन करना। तो माइग्रेंट क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए ना, जो लॉज पहले से लेबर लॉज बनाए गए थे उसमें स्टेट्स ने सुधार किया। विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ही कुड डैश ओनली 2 tickets फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची। आंसर बताना। विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी मतलब बहुत डिफिकल्टी के बाद उसे मुंबई से रांची का 2 टिकट प्राप्त किया उसने, इनकर। अब अटेन का मतलब हासिल करना, टिकट हासिल नहीं करते हो। अटेन आप अपने गोल को अटेन करते हो, किसी मिशन वगैरह को करते हो। इनकर करना मतलब कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, टिकट्स को गेन नहीं करो। आंसर इज प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब है यू गेट, ओके, यू गॉट 2 tickets। अटेन, जैसे अटेन ना जनरली हम इनटैंजिबल चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे एनलाइटनमेंट मतलब इनटैंजिबल मतलब बहुत जो चीज़ें छू नहीं सकते, इमोशंस वगैरह के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए। जिसको जैसे ही अटेंड, ही प्रोक्योर्ड सक्सेस नहीं होता है, ही अटेंड सक्सेस। सक्सेस इनटैंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। तो जनरली हम इनटैंजिबल चीज़ों के साथ अटेन वर्ड का यूज़ करते हैं। Next, it has been announced that after a gap of almost 2 months, domestic flights will dash from next week। ये अनाउंस किया गया है कि 2 months के गैप के बाद फिर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होगा। तो आंसर यहाँ पे रिज्यूम होगा। रिज्यूम का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ स्टार्ट हो गया है, चलता रहा, फिर रुक गया, कोई भी चीज़ फिर से स्टार्ट किया गया। मतलब फ्लाइट्स तो पहले से ही चल रहे थे, फ्लाइट्स तो पहले से ही जा रहे थे, बट कोविड की वजह से रोक दिया गया था, वो फिर से स्टार्ट होगा। रिज्यूम। एडवांस का मतलब तो आगे बढ़ाना, ओके, किसी भी चीज़ को एडवांस करना, आगे बढ़ाना, स्पीड अप करना। प्रोसीड का मतलब भी आगे, रीटेक भी नहीं होगा, रिज्यूम होगा। 15 तक रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विल ऑफर अ डैश ऑफ प्रोग्राम्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू इंस्टीट्यूशन ना कॉल्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विल ऑफर अ डैश ऑफ प्रोग्राम्स। ये आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स डैश करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारा। आपके दिमाग में स्केल तो नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा, आपके दिमाग में आ सकता है अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स। अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स भी आ सकता है। देखो मैं उस हिसाब से जा रही हूँ ना जहाँ जहाँ आप एग्जाम्स में गलती कर सकते हो, ओके। तो अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स भी आ सकते हो। अ प्लीथोरा मैंने पढ़ा दिया। प्लीथोरा का मतलब होता है प्लेंटी, प्लीथोरा का मतलब प्लेंटी होता है, प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स। आंसर प्लीथोरा भी है। फ्यू इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ हम ऑफ से हमें सिलेक्शन नहीं बताना। अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में से कुछ, बट यहाँ यहाँ सिलेक्शन का सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ बोल रहे हैं अ प्लेथोरा ऑफ प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देने वाले हैं। यहाँ कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं है कि फ्यू लगाओ। ओके, तो चलो मैं एंड करती हूँ। अब मेरी क्लास भी है तो मुझे एंड करना होगा। आप लोग जानते हो हर 1 घंटे पे क्लासेस होते रहता। मैंने सोचा तो था 20 करवाऊंगी, बट कोई बात नहीं है, 25 मुझ पे फेथ रखना है, बाकी सारा मैं आपको करवा ही दूंगी। अब मुझे ये सब भी आपको बताना होता है कि मेंस का तो बच्चों का क्वेरीज आ रहा है कि मैम आपके मेंस के बैच कब आ रहे हैं। तो मेंस का बैच आ रहा है, मेंस बैच इज 8 to 9:30 है, रात का बैच है। परसों से शुरू हो रहा है, परसों मतलब 1 सितंबर। तो जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और मेंस का बैच करना चाहते हैं, ले लीजिए फटाफट। फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, मंडे से फ्राइडे का बैच है। और 7 सितंबर से एक और बैच आ रहा है, प्रैक्टिस बैच। और ये प्रैक्टिस बैच मैंने ना सबके लिए बनाया है। ये मेंस के बच्चों के लिए भी है, प्री के लिए भी है। इस प्रैक्टिस बैच में टारगेट होगा PQRS, पैसेज। CDS वाले बच्चे जो हल्ला करते हैं ना, हम CDS की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, सब इसी बैच में हो जाएगा। ओके, आप फाउंडेशन बैच करो। CDS वाले बच्चे PQRS, पैसेज और क्लोज टेस्ट है। और इसमें मैं अपने वाले मॉक्स भी बताऊंगी। और इस बैच में ना ये बैच चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। एक दिन डाउट सेशन भी रहेंगे। और एक फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है 13। तो ये सितंबर मंथ बहुत हैपनिंग है। अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं। प्री के बच्चों के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। प्री के बच्चों के लिए 13 सितंबर से बैच आ रहा है 3:30 से 5। ये फाउंडेशन बैच है। ये बैच स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, यहीं से शुरू होगा। लेट नहीं करना
क्योंकि कभी कभी ना आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद आते हो, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है कि अब फिर कैसे बताया जाए, तो फिर मुझे बोलना होता है रिकॉर्डेड करना है। तो जब अगर मन बनाया एडमिशन के लिए तो ले लीजिए। मेरे सारे बैचेस ये तो अभी वाले हैं, आने वाले जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अब जो मैंने पिछले 2 साल से पढ़ाया है, वो कैप का समुद्र मंथन बैच है, वो कैप का बैच, प्रैक्टिस बहुत सारे बैचेस है। बस आपको ये कोड यूज़ करना, आपको इतने सारे बैचेस के लिए अलग अलग एडमिशन नहीं लेना, आपको मेरा कोड यूज़ करना है रानी 10 विदाउट स्पेस। रानी 10 कोड यूज़ करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। ओके, और आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, जैसे कई को लगता है ना कि मैम फीस ज़्यादा है, 1 साल की फीस 5800 समथिंग है, तो इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश के 5, 6, 10 बैचेस नहीं मिल रहे हैं, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स का मेंस वगैरह सब मिल जा रहा है। ओके, तो ये हमारे अन अकेडमी के टॉप एडुकेटर्स है, जिसमें यहाँ मैं भी दिख रही हूँ। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी एग्जाम्स है ये सब, मेंस का बैच है ये, अन अकेडमी का स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस है। और डाउट का तो मैं बताती हूँ कि मैम ऑफलाइन में डाउट, ऑनलाइन में डाउट नहीं सॉल्व होता है। वैसे तो मैं डाउट सेशन खुद से भी रखूँगी, बट अन अकेडमी की तरफ से भी आस्क का डाउट वाला ऑप्शन है, आप जाके अच्छे से देखना, यहाँ आप अपनी डाउट को भेज सकते हो। उन्होंने पूरा बताया है, क्रॉप करके डाउट को भेजो, सबमिट योर आंसर। ओके, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा ये है सीईटी वाली, क्योंकि जो लोग सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन्हें 2 साल का मार्जिन लेके चलो। ओके, क्योंकि इस 2 साल में इसको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, मतलब 2 साल में 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सबसे लास्टली एसएससी कॉम्बैट टेस्ट ये फ्री है, ये सबके लिए है, हर संडे के संडे होता है, फ्री है तो दे देना है। इसमें भी आपको अनलॉक कोड मांगेंगे, इसमें भी रानी 10 कोड यूज़ करना, ठीक है। तो चलो मैं फिल अप द ब्लैंक्स को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूँगी। चलो, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। ओके, जो भी सजेशंस है आप भेजते रहिएगा। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, इसको लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।